जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ जिस तरह से याचिका पर याचिकाएं आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पीटा जा रहा है, तो अब इन याचिकाओं से निपटने के लिए मोदी सरकार ने भी गेम प्लान तैयार कर लिया है। अपनी पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरह इन कानूनी दाव पेचों से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो अब नोटिफाई हो चुका है उसको निकाल कर ले जाया जाए। और इसके लिए बीजेपी सरकार के 7 राज्य आगे आए हैं। 7 राज्यों ने, जो कि बीजेपी शासित 7 राज्य हैं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन में भी याचिकाएं दायर कर दी हैं। अभी तक तो आपने देखा होगा कि सारी याचिकाएं जो हैं वो विरोध में जा रही हैं, चाहे कांग्रेस है, सपा है, इसके अलावा दूसरी पार्टियां हैं, ओवैसी हैं जो सबसे पहले लेकर गए। अभी तो तमिलनाडु की जो नई पार्टी बनाई है एक्टर विजय ने, वो भी है, उन्होंने भी याचिका दायर कर दी। तमिलनाडु के अलावा कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनके डी राजा हैं, वो भी आए, उन्होंने भी याचिका दायर कर दी कि भाई मुझे भी एक पार्टी बनाई जाए। अलग अलग नेता, एक ही पार्टी के दो नेता जो है याचिका दायर कर रहे हैं। संगठन जमीयत उलेमा हिंद, इसके अलावा और भी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड है, इन सब ने याचिकाएं दायर की है और एक ही बात कह रहे हैं कि ये देश के संविधान के खिलाफ है, ये अल्पसंख्यकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। इन सब के यही तर्क है। सुप्रीम कोर्ट में भी आगे जाकर इन्होंने यही कहना है। अब इसके जवाब में सिर्फ एक अभी तक कैविएट दाखिल हुआ था। ये कैविएट था केंद्र सरकार का कि इस पर कोई भी फैसला देने से पहले केंद्र सरकार का पक्ष सुना जाए। लेकिन जब इन याचिकाओं की संख्या इतनी ज्यादा हो गई, एक के बाद एक, और अभी तक नई याचिकाएं दायर हो रही हैं, तो इसके बाद फिर सरकार की तैयारी भी शुरू हो गई और फिर सामने आए बीजेपी शासित राज्य, जिनमें सबसे पहले राजस्थान ने अपने अटॉर्नी जनरल से बातचीत की, इस मामले को डिस्कस किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि इस मामले में हमारा भी पक्ष सुना जाए, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है वो पूरी तरह से कानून सम्मत है, संविधान सम्मत है, और इसके पास होने से राज्य सरकारों के सामने जो मुश्किलें आ रही थी, अब वो मुश्किलों का हल निकालना आसान होगा। जिस तरह से वक्फ बोर्ड के चलते कि जो कई संपत्तियां हैं वो विवादित थी, उनका ना राज्य सरकार इस्तेमाल कर पा रही है, ना कोई और इस्तेमाल कर पा रहा है। कई विवाद चल रहे थे, लोगों की संपत्तियों पर अधिकार जमाया हुआ था, कोई दस्तावेज नहीं थे, तो कई तरह के मामले फंसे हुए थे, जिसके चलते कानून व्यवस्था की स्थिति भी बन रही थी। इसके लिए जब ये कानून आया है, इसके बाद से पारदर्शिता संभव होगी। ये कानून व्यवहारिक है, न्यायपूर्ण है, जिससे कि अब इन विवादों का निपटारा हो सकेगा, उन जमीनों का इस्तेमाल हो सकेगा। तो राजस्थान सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, उत्तराखंड, ये सब राज्य सरकारें भी पहुंची हैं अभी तक कोर्ट में अपनी अपनी याचिकाएं लेकर। 7 राज्यों ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन में अपनी याचिकाएं लगाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अपना पक्ष सुनने की बात उन्होंने कही है। अभी हो सकता है कि आने वाले समय में यूपी से भी याचिका आ जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जमीन जो है वो यूपी में विवादित है वक्फ बोर्ड की, और इसीलिए यूपी ने सबसे पहले इसका स्वागत किया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और हो सकता है कि वो अपनी केस स्टडी लेकर वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि हमारा पक्ष सुना जाए, क्योंकि देखिए यूपी में तो ऐसे कई मामले हैं। अभी हाल ही में मामला आया है, यूपी के चंदौसी में एक जनेता दरगाह है, पुरानी दरगाह है, लेकिन इस दरगाह के आसपास की जो जमीन है और भी कुछ मजारे हैं, उनको वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया। मुतवल्ली वहां पर बैठ गया और उसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। अब इसके खिलाफ जनेटा गांव के ही एक मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद जावेद, उन्होंने सीएम योगी से शिकायत की कि यहाँ पर इस तरह से वक्फ बोर्ड ने ही जमीन कब्जा की हुई है, जबकि ये जमीन जो है पहले सरकारी थी, अचानक से जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति बन गई। और उसके बाद से देखिए हुआ क्या, दरगाह तो बनी हुई थी, लेकिन इस जमीन पर एक मेला लगता है। अब जब वो मेला लगता है, उस पर आसपास के लोग आकर अपना रोजगार वहां से कमाते हैं, 4 दिन का मेला होता है। अब जब वक्फ बोर्ड ने इसे अपनी संपत्ति घोषित कर दिया, तो मेले की दुकानों से किराया वसूलना शुरू कर दिया। अब ये एक तरह से अवैध तरीके से आप किराया वसूल रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, आप इसे साबित ही नहीं कर पाए हैं। ये इस तरह का पहले कानून था कि साबित करने की जरूरत भी नहीं है, वक्फ बोर्ड दावा करेगा, खुद ही घोषित कर देगा, ट्रिब्यूनल में केस जाएगा, इन्हीं को खुद को जांच करनी है, अपने पक्ष में अधिकतर इनके फैसले आ जाते थे।
आप कोर्ट में जा नहीं सकते सिविल मुकदमा लेकर, आप रिट दाखिल करेंगे, याचिका दाखिल करेंगे, जिसमें 99% चांस होते हैं कि वक्फ बोर्ड ही केस जीतता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी का मुकदमा दायर नहीं होता है, दूसरे अधिकारों के उल्लंघन का मुकदमा दायर होता है। लेकिन अब जब से ये कानून आया है, संशोधन आया है, तब अब क्या हुआ जनेता दरगाह के मामले में, अब यहाँ पर जो जिला अधिकारी है उन्होंने जो मुतवल्ली है उससे कागज मंगाए। पहले भी ये शिकायत हुई थी, लेकिन कानून कुछ और था। लेकिन अब कानून बदला है तो जिला अधिकारी के पास जो है वो शक्तियां हैं, तो उन्होंने दस्तावेज मंगाए। अब दस्तावेज तो लेकर आए, लेकिन वो दस्तावेज कहीं राजस्व अभिलेखों में दर्ज ही नहीं है, अपनी मर्जी के दस्तावेज है। कहीं ना कहीं जिलाधिकारी को ये दस्तावेज ठीक नहीं लगे, क्योंकि जब तक राजस्व अभिलेखों में आपके दस्तावेज दर्ज ही नहीं है तो वो जमीन आपकी कैसे हुई? वो जमीन जो है वो सरकार की हुई। अगर सरकार ने आपको दी थी तो वो कहीं ना कहीं राजस्व विभाग के पास उसके कागज होने चाहिए कि ये यहाँ से वहां ट्रांसफर हुई है, या किसी और व्यक्ति की थी, उसने वक्फ को दान दी थी तो उसके भी कागज होने चाहिए। आपने राजस्व विभाग में क्या उसके कागज जमा किए? अगर थे तो क्यों नहीं किए? नहीं थे तो ये आपकी जमीन नहीं हुई। अब उस जमीन पर मेले पर फिलहाल रोक लग गई है और इसकी जांच हो रही है, और ये भी जांच हो रही है कि अभी तक जो किराए का पैसा लिया गया वो कहाँ गया, जो दुकानों से पैसे लिए गए थे। और इसमें वहीं के ही एक व्यक्ति हैं जिनका नाम शाहिद है, वो मुतवल्ली बने हुए हैं, अब उनको ये जांच का सामना करना पड़ रहा है। तो ये पूरा मामला देखिए किस तरह से, ये तो एक उदाहरण है, ऐसी कई जगह है जहां मनमानी चल रही है, जहां पर किसी भी तरह से वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन हड़पने का मामला है, कोई जांच ही नहीं हो रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसे लेकर यूपी भी अब कोर्ट में पहुंच सकता है कि कैसे इन मामलों को सुलझाया गया है। जैसा कि सीएम योगी ने कहा है कि 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ी जाएगी, जो सरकार की है, जो आम लोगों की है, वो उन्हें वापस मिलेगी। तो कई ऐसे मामले लेकर कोर्ट में जाया जा सकता है। अभी तमिलनाडु में ही एक देख लीजिए, वेल्लोर जिले का कट्टुकोल्लई गांव है, वहां पर नोटिस आ गया है वक्फ बोर्ड का। 150 लोग, 150 घर है उस गांव में, और उसमें नोटिस आ गया कि वक्फ की संपत्ति है और इस गांव पर जो है वक्फ का अधिकार है। अब एक कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वक्फ जो है अब वक्फ की संपत्ति हो गया है, लेकिन गांव वालों को छोड़ने की जरूरत नहीं, वो वहां रह सकते हैं। लेकिन रह कैसे सकते हैं? उन्हें टैक्स देना होगा। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि आप ये जो संपत्ति है ये वक्फ की है, आप यहाँ पर रह रहे हैं तो इसके लिए टैक्स दीजिए। यानी कि अब वो संपत्ति जिस पर वो 4 पीढ़ियों से रह रहे हैं, लोग अपने कागज भी लेकर गए जिलाधिकारी के पास और उन्होंने ये भी बताया कि हम जो है यहाँ पर इतने इतने सालों से रह रहे हैं, हमारी पीढ़ियां गुजर गई, तो वक्फ की संपत्ति कैसे हो सकती है? अब वक्फ बोर्ड नहीं, ये तो हमें 1954 में ही जो है ये जमीन जो है वक्फ के नाम कर दी गई थी, अब वक्फ से भी कागज मंगाए गए हैं। लेकिन अब देखिए गांव वालों के लिए कितनी मुसीबत हो गई है कि आप जो इतने सालों से वहां रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वहां आपके कमाई का सोर्स वही है, और अचानक से वो जमीन आपकी नहीं रहती, वो घर आपका नहीं रहता। अब ये पूरी तरह से वक्फ बोर्ड जो है सरकार के अंदर सरकार बना हुआ है। जैसे कि इस देश की सारी जमीन है वो देश की जमीन मानी जाती है, राष्ट्र की संपत्ति, यानी कि सरकार के पास वो संपत्ति का अधिकार है। अब सरकार इसीलिए जब आप कोई घर खरीद रहे हैं, आप कहीं रह रहे हैं, तो उसके लिए आप हाउस टैक्स देते हैं। वो इसीलिए दिया जाता है कि आप जो है सरकार की संपत्ति का, यानी देश की संपत्ति का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके परमानेंट मालिक नहीं हैं। कभी भी राष्ट्र हित में जरूरत होती है तो आपकी संपत्ति का इस्तेमाल हो सकता है, इसके अधिकार है। लेकिन ऐसे ये आपके पास है, आप इसकी खरीद भी कर सकते हैं, बिक्री भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बस हाउस टैक्स जरूर देना होगा। इसी तरह से वक्फ बोर्ड, हालांकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर जिस पर दावा घोषित कर दे उसे बेचा नहीं जा सकता जब तक कि वक्फ बोर्ड एनओसी ना दे दे। तो ये अब जो है यहाँ पर टैक्स वसूली कर रहे हैं। तो अब ये स्थिति है कि लोग जो हैं एक चुटकी में एक नोटिस से बेघर हो रहे हैं, उनकी संपत्तियां लुट जा रही हैं। और ये वही तमिलनाडु है जहां पर स्टालिन जो है मुख्यमंत्री, वो याचिका लगाए बैठे कि नहीं भाई, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है वो पूरी तरह से गलत है, संविधान के खिलाफ है। और इन्हीं के ही रेक्टर विजय है, दूसरी पार्टी है, वो भी याचिका लगाए बैठे हुए हैं। तो अभी याचिकाओं का दौर चल रहा है कि इधर से याचिकाएं लग रही हैं, उधर से याचिकाएं लग रही हैं। तो जब ये याचिकाएं बहुत बड़ी, तो अब केंद्र सरकार की तरफ से, बीजेपी की सरकार, राज्य सरकारों की तरफ से भी याचिकाएं आई हैं कि अब मामला एक तरफा नहीं हो सकता। और देखिए जब इतनी याचिकाएं डलेंगी तो होता क्या है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, 16 अप्रैल को इस पर सुनवाई है कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, 16 अप्रैल को सुनवाई है, ओवैसी की याचिका से सुनवाई होगी। अब कपिल सिब्बल जैसे, अभिषेक मनु सिंघवी, केटी तुलसी, इस तरह के बड़े वकीलों का देखिए इनका काम क्या रहता है, इसी तरह से ये सेटिंग लॉबिंग होती है कि हमारे पक्ष में जो है किसी तरह से हमारी दलीलें जल्दी सुन ली जाएं,
हमारी दलीलों को आगे रखा जाए और कुछ ना कुछ हम अंतरिम आदेश लेकर यहाँ से बाहर निकल जाए कि इस पर स्टे ही लग जाए कि अभी संशोधन बिल लागू नहीं होगा, तो हम जो है जल्दी जल्दी इस पर सुनवाई करा के अपने पक्ष में फैसला ले ले। जहां इन्हें जल्दी चाहिए होती है वहां ये कोशिश करते हैं, लेकिन जहां इन्हें देरी चाहिए होती है, जहां जैसे अरविंद केजरीवाल का मामला है जिसके अभी अभिषेक मनु सिंह भी सुनवाई कर रहे हैं, राहुल गांधी का मामला है, जहां लगता है कि अगर जल्दी सुनवाई हो गई तो सजा हो जाएगी, मामला गंभीर है, तो क्या करते हैं इसमें कि डिले कराते हैं, कभी समन पे जाएंगे ही नहीं, कोर्ट में पेश होंगे ही नहीं, अलग अलग बहाने करते रहेंगे, किसी तरह से खींचने की कोशिश करते हैं कि ये दस्तावेज नहीं मिला, वो सीडी नहीं मिली, ये सबूत नहीं मिला। तो लेकिन अब इस मामले में जल्दबाजी चाहते हैं, पर देखिए मामला फंसा कहाँ है कि पहले तो इनकी याचिकाएं हैं, जो अब याचिकाएं दायर हुई हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी चुनौती है और मुश्किल खड़ी हो गई है कि अब आप सारी याचिकाओं को अगर क्लब भी कर दें तो भी इनके वकीलों को एक बार बोलने का मौका तो मिलेगा ही कि आए अपनी याचिका रखें, वरना पता कैसे चलेगा कि याचिका जो है एक जैसी बात कर रही है या अलग बात कर रही है। तो अभी जो कितनी 20 करीब याचिकाएं पहुंच चुकी हैं, इनको सुनने में समय लगेगा। फिर केंद्र सरकार का कैविएट तो है ही, 7 राज्य यहाँ से पहुंचे हैं और हो सकता है कि बीजेपी के और भी राज्य यहाँ पहुंचे, फिर उनकी याचिका भी सुननी पड़ेगी। अभी तो याचिका सुनते सुनते ही एक लंबा समय गुजर जाएगा सुप्रीम कोर्ट को कि इस पर याचिकाएं एक्सेप्ट हो कि रिजेक्ट हो, क्योंकि वैसे से शुरुआत हो रही है, अभी तो इतनी सारी याचिकाएं और हैं, अलग अलग संगठन ने दायर की है, तो इस पर सुनवाई होगी कि याचिकाएं आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं। फिर राज्य सरकारें आई हैं वो भी, और कुछ एक आदिवासी संगठन भी पहुंचे हैं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन में, उनकी याचिकाएं भी सुनी जाएंगी कि उनको यह सुनवाई का मौका मिले या ना मिले, मुकदमा चले या ना चले। तो ये इस पूरी प्रक्रिया में अभी समय लगेगा। अभी सीजेआई जो है वो आगे चल के रिटायर भी होने वाले हैं, जो संजीव खन्ना है सीजेआई, फिर कुछ गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ेंगी, उसमें भी सिर्फ इमरजेंसी मामलों की जो है वेकेशन बेंच लगती है, जिसके सामने पहले ही कई मुकदमे होते हैं, तो कितना फास्ट ट्रैक तरीके से वक्फ बोर्ड पर सुनवाई होगी ये देखना होगा। लेकिन इन याचिकाओं में फंसकर ये मामला जरूर रहने वाला है। देखिए नोटिफाई तो हो चुका है, इसके आधार पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, यूपी में हो चुकी है, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में अवैध मदरसा था, वक्फ बोर्ड ने उस जमीन पर अपना कब्जा किया हुआ था तो उसको तोड़ दिया गया है, ऐसे उत्तराखंड में हुआ है। तो ये सब अब कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है, अब इस पर सुनवाई होगी, याचिकाएं सुनी जाएंगी, फिर जो है याचिकाएं स्वीकार होंगी, फिर स्वीकार करने के बाद फिर जो है इस पर फिर से सुनवाई शुरू होगी मामले की, फिर पक्ष सुने जाएंगे, विपक्ष सुने जाएंगे, ये सब होगा, सरकार का पक्ष आ जाएगा, लंबा समय लगेगा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही अटक के रह जाएगा। और इधर जो है वक्फ बोर्ड ने ये जितनी गलत तरीके से ये जमीनें हड़पी हुई हैं, जो कब्जा किया हुआ है, वक्फ के इन दावों का निपटारा कर लिया जाएगा और ये लोग सुप्रीम कोर्ट में वक्फ चिल्लाते रह जाएंगे, क्योंकि जब इतनी याचिकाएं लगी हैं पक्ष विपक्ष की तरफ से तो स्टे लगने की संभावना बहुत कम है। वैसे भी पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसको पास किया गया है, इस पर सुनवाई ही शुरू होगी, अंतरिम आदेश आना बड़ा मुश्किल है और इस सुनवाई के दौरान वक्फ को लेकर बहुत सारे फैसले हो जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।